सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह आप सभी का बायोलॉजी फैकल्टी एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। अब देखते हैं हमारा जो पर्टिकुलर नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के बाद हम अगेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। लेकिन ये जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आपने देखा है, ये किस बेस पे था? मैंने कहा प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे था, ठीक है। लेकिन अब जो हम रेस्पिरेशन का टाइप देखने वाले हैं स्टूडेंट, वो बेसिकली किसके बेसिस पे है? नेचर ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे। किस बेसिस पे? मैंने कहा इसमें जो श्वसनीय क्रियाधार होते हैं, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसके बेसिस पे हम किस तरह से जो है रेस्पिरेशन को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग मेथड में या कैटेगरीज में। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, मैं अब आपको बताने वाला हूं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। यहां पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अगेन मैंने कहा ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हम श्वसन का प्रकार वापस से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो बेस है इसके क्लासिफिकेशन का वो बिल्कुल क्या है, अलग है। यहाँ पर हम किसके बेस पे कह रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन? यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे। किस पे? मैंने कहा यहाँ रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होता है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब श्वसनीय क्रियाधार कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? इसे कहा जाता है श्वसनीय क्रियाधार। तो ये जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, जैसे श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं, पहले हम क्यों ना ये समझ लें कि ये होते क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट श्वसनीय क्रियाधार जो हैं, आखिर वो पर्टिकुलर कंपाउंड या यौगिक को हम कहते हैं जो किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो बेसिकली रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सभी सबस्ट्रेट को, क्रियाधार को जो श्वसन की अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करें, उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और इस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अगर बात करें, आपने ये देखा कि ये क्या हो सकते हैं, ये ग्लूकोज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज भी तो रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट की तरह, क्रियाधार की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है या एक्ट करता है, ठीक है। यहां पर हम देखने वाले हैं कि इसके बेसिस पे हम कितने टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, यहां पे लिख दिया on the basis of रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हम इसके रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात कर रहे थे। मैंने कहा ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये जनरली ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? मैंने कहा ये 2 टाइप्स के होते हैं। और ये टाइप्स कौन कौन से होते हैं, हम इसे स्टडी करने वाले। देखिए, जो फर्स्ट टाइप होता है इसे क्या कहते हैं? इसे बेसिकली कहा जाता है क्या? इसे हम कहते हैं क्या? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। प्लावी प्रकार का श्वसन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड कैटेगरी है ये क्या है? इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इसे? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मैंने यहाँ पे रेस्पिरेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट का फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और सेकेंड क्या बोला है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। पहले हम ये देखते हैं कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है कि अगर इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो, मैंने कहा यहाँ पर हम इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को मैंने इस तरह से RS से रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पे श्वसन में भाग लेने वाले, रेस्पिरेशन में भाग लेने वाले जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या क्या हो? मैंने कहा अगर ये कार्बोहाइड्रेट हो, क्या हो? मैंने कहा अगर ये कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ अगर ये क्या हो, वसा हो, फैट होता है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है तो इस तरह के रेस्पिरेशन जिसमें श्वसनीय क्रियाधार के रूप में शर्करा और वसा भागीदारी निभाते हैं, उसे हम प्लावी प्रकार के श्वसन या फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं? मैंने कहा यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है? ये प्रोटीन होता है। वो क्या होता है?
प्रोटीन होता है, और इसीलिए प्रोटीन अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं। हमने यहाँ पे 2 टाइप्स की तो बात कर ली, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये जो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होता है वो किस कंडीशन पे हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे ये जो है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हम प्रोटीन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, ठीक है, यहाँ पे स्टारवेशन के टाइम, स्टारवेशन को कहा जाता है भूखमरी। ठीक है, यहाँ पे भूखमरी के समय या फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, ऐसे डिजीज जो किसकी कमी से होता हो, मैंने कहा जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। आपको पता है आपने लोअर क्लासेस में 2 टाइप्स के बेसिक डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, विच इज जनरली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं बेसिकली क्या, एक को तो कहते हैं क्या, मैंने कहा एक को कहते हैं क्वासिओरकर। क्या होता है, एक जो डिजीज होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से, इसे कहा जाता है क्वासिओरकर डिजीज। क्या कहते हैं, क्वासिओरकर डिजीज कहते हैं। क्वासिओरकर डिजीज के साथ साथ एक डिजीज और होता है जिसे हम कहते हैं मेरास्मस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं मेरास्मस डिजीज। तो ये क्वासिओरकर डिजीज और मेरास्मस डिजीज जो हैं वो किसकी कमी से होने वाले हैं, मैंने कहा ये प्रोटीन की कमी से होने वाले डिजीज होते हैं। तो स्टारवेशन मतलब भुखमरी और प्रोटीन की कमी से होने वाले, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज जिसमें हम कहते हैं क्वासिओरकर और मेरास्मस, इस टाइम क्या होता है, मैंने कहा इस टाइम जिस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको अगेन समझाता हूं कि हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो किस बेसिस पे डिस्कस किए हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें रेस्पिरेशन में जो पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट होते हैं वो ग्लूकोज हो सकता है, या फिर ग्लूकोज के अलावा और भी बहुत तरह के सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक क्या था, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब देखिए अगर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में किसकी बात करें, मैंने कहा अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो उस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है, इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं स्टारवेशन, या फिर ये डिजीज के कंडीशन में भी देखा जाता है। वो डिजीज कौन सा होता है, क्वासिओरकर और मेरास्मस डिजीज होता है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के आधार पर मैंने 2 प्रकार के रेस्पिरेशन की बात की थी। ठीक है, ये कौन कौन से थे, देखिए हमने यहाँ पर एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की थी, लेकिन इस एक इंडिविजुअल चैप्टर में मैं आपको क्या बताऊंगा कि हम अगर किसकी स्पेशली बात करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय प्रकार के जो श्वसन हैं वो कितने स्टेप में हमें यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें बाय द वे इसी पर्टिकुलर एरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंट मेथड, उसके पाथवे को 1 बाय 1 इन द डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का जो मेथड होता है यहाँ पर क्या क्या होता है, मैंने कहा फर्स्ट जो मेथड हो सकता है ये हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो सकता है ये हो सकता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो सेकेंड प्रोसेस या फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या होता है, ये होता है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यहाँ पे हम क्रेब्स साइकिल के बारे में भी डिटेल में स्टडी करते हैं, क्रेब्स चक्र के बारे में बताऊंगा। क्रेब्स साइकिल के साथ साथ यहाँ पर हम एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं ईटीएस। क्या कहते हैं इसे ईटीएस कहा जाता है। ईटीएस को और क्या कह सकते हैं, ईटीएस को ही कहते हैं, इसका एक्सपेंशन फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा, ईटीएस के बाद जो हमारा लास्ट जो होगा प्रोसेस इसी एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या होता है, मैंने कहा ये ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण की अभिक्रिया होती है जिसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये सारे मेथड हैं जो हमें इस सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर में इन द टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, यहां पर हम ये देख लेते हैं
कि अगर इन सभी पाथवे की बात करें तो ये आखिर होते कहाँ हैं, तो इसी को हमने बेसिक पॉइंट में यहीं पे ही ऐड कर लिया है। मैंने कहा कि अगर ग्लाइकोलाइसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ होते हैं, ठीक है, इसका स्थल क्या है। यहाँ पे बहुत बार आपको यहीं से ही जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होते हैं, क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है, ETS कहाँ होता है, या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ होता है। चूंकि हमने यहाँ पे चारों पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं तो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हम ये स्टडी कर लेते हैं कि ये कहाँ होते हैं, इसके स्थल के बारे में, इसके साइट के बारे में बताने वाला हूं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। मैंने कहा इट टेक्स प्लेस, इट परफॉर्म ऑल द प्रोसेसेस व्हिच जनरली बिलोंग टू द ग्लाइकोलाइसिस। वो कहां होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहां होते हैं ये, मैंने कहा ये कोशिका द्रव्य में होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं, जिसे देने वाले साइंटिस्ट नाम हैंस ए क्रेब था, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। और ये कहां होता है, मैंने कहा ये जो है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मैंने कहा सूत्रकणिका की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ETS वाले पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं कि ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है, इसका साइट क्या है। यहां पे देखिए हम इन अलग अलग प्रोसीजर के लिए स्थल की बात कर रहे हैं, साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां होता है, तो मैं आपको बता दूं यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो साइट होता है वो क्या होता है, मैंने कहा ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कहां, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन पे, उसकी जो आंतरिक झिल्ली आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है, और यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, मैंने कहा यहां पर ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे फोर्थ प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, मैंने कहा ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। या अगर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं तो ये कहां पर होता है, तो बेसिकली आपने जब माइटोकॉन्ड्रिया स्टडी किया होगा तो मैंने वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के हेड वाले पार्ट के बारे में बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है ऑक्सीजोम। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ऑक्सीजोम कहते हैं। ऑक्सीजोम को ही क्या कहा जाता है, इसे ही F नोड या F1 पार्टिकल या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, F1 पार्टिकल कहते हैं या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। तो ये ऑक्सीजोम F नोड या फिर F1 पार्टिकल जो है बेसिकली इसके हेड पे होता है। किसके हेड पे, मैंने कहा इसके हेड पे होता है। मैं अगर बेसिकली इसका स्ट्रक्चर बना दूं तो मैंने कहा ये कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये इसका बेस वाला पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये इसका स्टॉक का पार्ट होता है, और ये जो एक्सोसोम का मैंने क्या बना दिया है, ये हेड बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। और इसके हेड पर क्या होता है, मैंने कहा इसके हेड पर एक एंजाइम हमें देखने को मिलता है, और इस एंजाइम को क्या कहते हैं, इस एंजाइम को कहते हैं ATPase। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ATPase एंजाइम, ठीक है। ये इसका हेड वाला पार्ट होता है। और ये मैंने किसका डायग्राम बनाया है, मैंने ये ऑक्सीजोम का बनाया है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर ही इसका क्या होता है, इसका ये पर्टिकुलर पार्ट जो होता है इसका बेस आधार भाग होता है, ये इसका व्रंत वाला भाग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर इन सभी प्रोसीजर, इन सभी पाथवे के बारे में 1 by 1 मैंने क्या किया, आपके साथ डिस्कस किया। अब हम इन सभी पाथवे को 1 by 1 स्टडी करेंगे। पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस का जो भी सेलुलर डायग्राम होता है उसको हम स्टडी करेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। उसके बाद क्रेब साइकिल, देन हमारा टॉपिक होगा ETS। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा किसके बारे में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारा इसमें वेरी फर्स्ट टॉपिक है वो क्या था, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से पहले हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, मैं आपको फेट ऑफ पायरुविक एसिड बताऊंगा, ठीक है। अगर हम फेट ऑफ पायरुविक एसिड की बात करते हैं, फेट क्या होता है, फेट का मतलब होता है उसका भविष्य, मतलब पायरुविक एसिड जो है आखिर उसके जब फॉर्मेशन हो जाता है तो पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन के बाद वो किस अदर टाइप के सब्सटेंस में चेंज हो जाते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पायरुविक एसिड की बात करें कि उसका फेट क्या होता है, तो फेट देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं फेट ऑफ पायरुविक एसिड। क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड यहां से भी जनरली बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारा फर्स्ट जो पाथवे होता है ग्लाइकोलाइसिस वो, लेकिन इससे पहले कुछ एक बेसिक कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए फेट ऑफ पायरुविक एसिड के बारे में, वो बताने वाला हूं। फेट ऑफ
ऑफ पायरुविक एसिड। पहले हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बाद हम इसके फेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पायरुविक एसिड का फेट क्या है, मतलब ये किस अदर सब्सटेंसेस में कन्वर्जन को शो करते हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से यहाँ पे 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हम ये डिस्कस करेंगे किससे होता है, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बना। लेकिन अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका फॉर्मेशन किस पाथवे से हुआ है। देखिए यहाँ जो पाथवे होता है जिससे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज चेंज हो जाता है 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड में और इसका फॉर्मेशन होता है, तो बेसिकली यहाँ जो प्रोसेस होगा ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। क्या है ये, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है इसके लिए कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज होता है ये इसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन में भी काउंट कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस और ऑक्सीजन के अब्सेंस, यहाँ पे दोनों ही बात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं कॉमन पाथवे। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है कॉमन पाथवे। ये कॉमन पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन दोनों ही प्रोसेस के बीच का क्या होता है, ये कॉमन स्टेज होता है, कॉमन पाथवे होता है, उभयनिष्ठ जो है मार्ग कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसी कॉमन पाथवे के लिए मैंने यहाँ पर और लिख दिया है, इसी कॉमन पाथवे को और क्या कहते हैं, हम यहीं पर ही डिस्कस कर लेते हैं। इसी कॉमन पाथवे को, ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है ईएमपी पाथवे। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा ईएमपी पाथवे कहते हैं। हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मैंने इसे ईएमपी पाथवे क्यों बोला है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ईएमपी की बात करते हैं तो ई से यहाँ पे क्या बेसिकली ई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, एम का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे ये प्रोवाइड किए गए हैं। ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एम्बडेन। क्या होता है यहाँ पे होता है एम्बडेन, एक साइंटिस्ट थे। एम से एक साइंटिस्ट थे, मैंने कहा ये हैं बेसिकली मेयरहॉफ। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा मेयरहॉफ एक साइंटिस्ट थे, और पी से मैंने कहा एक साइंटिस्ट थे पार्नास, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे के बारे में, ऑल द टाइप्स ऑफ इनके बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया था। इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहा जाता है, मैंने कहा ईएमपी पाथवे कहते हैं। एम्बडन, मेयरहॉफ और पार्नास आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। अब हम ये देखते हैं कि जो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन तो हो गया है, लेकिन पायरुविक एसिड का आगे चल के होगा क्या, ठीक है। यहाँ पे हम 3 टाइप्स के कंडीशन देखने वाले हैं, और ये कंडीशन क्या है, देखिए मैंने कहा हो सकता है कि पायरुविक एसिड का क्या हो जाए। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि पायरुविक एसिड का अगर हम एन एरोबिक रेस्पिरेशन अगर देखने को मिले, मतलब पायरुविक एसिड क्या करे, मैंने कहा इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आप जानते हैं यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन होगा, यहाँ पे होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये पायरुविक एसिड जो है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में चेंज हो जाएगा, मैंने कहा यहाँ पर जिस सेल की बात कर रहा हूँ ये है यीस्ट सेल, ठीक है। यहाँ पे यीस्ट सेल की बात कर रहे हैं कि इस सेल में आखिर ये किस तरह का कन्वर्जन शो करता है, तो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सेल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है 2 मोल या फिर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, किसके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एल्कोहल बनता है। और एथिल एल्कोहल को अभी हमने प्रीवियस सेगमेंट में ही स्टडी किया था, क्या कहते हैं, C2H5OH कहते हैं। ये एथिल एल्कोहल है, मैंने कहा ये क्या है, बेसिकली इसे हम कह रहे हैं ये है एथिल एल्कोहल, और इसी को ही क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है इथेनॉल। इथेनॉल इसका आयुपेक नेम होता है, एथिल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो मैंने कहा यीस्ट सेल में पायरुविक एसिड जो है ऑक्सीजन के अब्सेंस में 2 मोल ऑफ या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एल्कोहल को फॉर्मेशन करते हैं। साथ साथ यहाँ पे क्या बनता है, मैंने कहा यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड के भी रिलीज होते हैं, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है, बहुत लेस अमाउंट, ठीक है, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। कितना, मैंने कहा 2 ATP, कितना, मैंने कहा यहाँ पे 2 ATP जो है एनर्जी भी रिलीज होता है। तो हमने फर्स्ट फैक्ट देखा कि बेसिकली पायरुविक एसिड का क्या होना
होना है आगे चल के अगर इसका रिएक्शन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और किस सेल में हो, मैंने कहा यीस्ट सेल में हो। ठीक है, हमने यहाँ पे यीस्ट सेल के बारे में देखा, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि अगर पायरुविक एसिड की बात करें तो उसका मसल सेल में क्या हो जाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पेशीय कोशिकाओं की बात करते हैं तो मसल सेल में पायरुविक एसिड आखिर किस तरह के चेंजेस को शो करता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए मसल सेल में क्या होता है, मसल सेल में भी यहाँ पे हम इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें जो कि मसल सेल में हमें देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि पायरुविक एसिड क्या फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, मैंने कहा यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में क्या मुक्त होता है, मैंने कहा यहाँ पे ऊर्जा या फिर एनर्जी भी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मसल सेल में लैक्टिक एसिड के साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने हैं, लेकिन इस सेल में क्या बना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल इथेनॉल के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बने थे, लेकिन दोनों का ही कंडीशन क्या था, अवायवीय प्रकार का था, एनएरोबिक रेस्पिरेशन वाला था। ठीक है, अब हम थर्ड केस की बात करने वाले हैं, और थर्ड केस क्या है, हमारा जो थर्ड कंडीशन है कि पायरुविक एसिड के फैट में हम ये देख लें कि अगर यहाँ पे क्या हो, मैंने कहा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था कि इसे हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है तो सही, लेकिन हम इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर एरोबिक रेस्पिरेशन के कंडीशन पे पायरुविक एसिड क्या फॉर्म करता है, मैंने कहा इट विल फॉर्म द एसिटाइल कोएंजाइम। क्या फॉर्म करते हैं, मैंने कहा ये एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है इसका फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किससे, मैंने कहा पायरुविक एसिड से। ठीक है, यहाँ पे इसके 3 कंडीशन 3 केसेस के बारे में डिस्कस किया, और टॉपिक क्या था, फैट ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन इसी एसिटाइल कोएंजाइम का बाद में क्या होना है, मैंने कहा इसी एसिटाइल कोएंजाइम को यूज में लिया जाता है, कौन से प्रोसेस में, मैंने कहा क्रेब्स साइकिल में। किस प्रोसेस में, ये जो क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, बेसिकली इसी को ही मैंने कहा एसिटाइल कोएंजाइम को ही हम वहां पे यूज में लेंगे, जो बेसिकली किससे फॉर्म हो रहा है, 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को जिसमें यहाँ पे 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, इसे कहा जाता है ऑक्सीडेटिव, यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव, मतलब ऑक्सीकरण प्रकार का नेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टाइप का यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ये हम डिस्कस करेंगे, इसका भी एक कंप्लीट पाथवे होगा जिससे एसिटाइल कोएंजाइम को आगे चल के यूज में लिया जाएगा क्रेब्स चक्र में। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको पायरुविक एसिड का एक फेट बताया है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, ये क्या है, देखिए यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा था तो इस तरह के जो भी यहाँ पे स्टेप, इस पर्टिकुलर 2 स्टेप की बात करते हैं, ये सेल और मसल सेल की बात करते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, मैंने कहा यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, अपूर्ण प्रकार का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, मैंने कहा यहाँ पर जो है बेसिकली पूर्ण प्रकार का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। कौन सा ऑक्सीडेशन, मैंने कहा यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिला। हम इस प्रोसीजर को स्टडी तो कर लिए, लेकिन अब मैं आपको एक और पॉइंट जो इसी पर्टिकुलर चार्ट और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमें पढ़ना है, वो क्या है, देखिए मैंने कहा ये जो अवायवीय शोषण होता है, मैंने कहा अगर हम इसी को कनेक्ट करें फर्मेंटेशन से, फर्मेंटेशन क्या है, इसे हम हिंदी में कहते हैं किण्वन। ठीक है, और फर्मेंटेशन क्या है, एक तरह से ये अवायवीय शोषण का ही क्या है, स्टेज है या उसी की स्थिति होती है, वो भी जो है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो बेसिकली यहां पे देखिए ये जो इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड जो है चेंज हो रहे हैं, कहां पे, मैंने कहा एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम ऑल ओवर क्या बोल सकते
हैं, इसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे, मैंने कह दिया ये क्या है, फर्मेंटेशन है, किण्वन है। लेकिन यहाँ पे ये जो फर्मेंटेशन है इसमें बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मैंने कहा यहाँ पे एथिल अल्कोहल होता है। इसीलिए इस तरह के फर्मेंटेशन और किण्वन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अल्कोहलिक या फिर कहते हैं अल्कोहली किण्वन कहा जाता है। तो हमने कहा कि ये जो आपको फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट केस दिख रहा था जिसमें एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, तो इसके फॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मसल सेल वाले में। मसल सेल में भी मैंने कहा यहां पर भी क्या है, ऑक्सीजन अब्सेंट है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही ये प्रोसीजर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा इसको कहा जा सकता है फर्मेंटेशन। इसको भी क्या कह सकते हैं, फर्मेंटेशन तो कह सकते हैं। लेकिन ये फर्मेंटेशन किस तरह का होता है, देखिए यहां पर प्रोडक्ट जो बना है, उत्पाद जिसका फॉर्मेशन यहां पे होता हुआ दिख रहा है, ये है लैक्टिक एसिड। क्या है ये, लैक्टिक एसिड है। और अगर लैक्टिक एसिड का यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है या फिर लैक्टिक एसिड बन रहे हैं, तो मैंने कहा यहां पर इस तरह के प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे। इसी पर्टिकुलर चैप्टर के एंड में हम किण्वन के अलग अलग टाइप्स को, उसका भी एक पर्टिकुलर साइकिल हम डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये पायरुविक एसिड का फैट था, यहां पर ये डिस्कस करना जरूरी था कि मसल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है और यहां पे इस सेल में जिसमें एथिल अल्कोहल बनेगा तो वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, हमने यहां पे फैट ऑफ पायरुविक एसिड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखा कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जो है इन द प्रेजेंस एज वेल एज इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू यहां पे 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड बनाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को मैंने कहा इट इज ए कॉमन स्टेज बिटवीन द एरोबिक एंड एनाएरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ये वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच में मध्यवर्ती अवस्था है, उसका कॉमन स्टेज होता है। मैंने कहा इसी को हम ईएमपी पाथवे कहते हैं। इसके बारे में अगेन जब हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ईएमपी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बेसिक साइंटिस्ट के नेम आपको दिखाई दे रहे हैं। वो कौन कौन से थे, मैंने कहा ये एमडेन थे, मेयरहॉफ थे और क्या थे, मैंने कहा पार्नास थे। उसके बाद मैंने 3 पर्टिकुलर अलग अलग जो है यहाँ पे कंडीशन बताएं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने कहा यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन। इसी एसिटाइल कोएंजाइम को हम आगे चल के क्रेब्स साइकिल में यूज में लेने वाले हैं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि किसके बारे में था, प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में था, मैंने कुछ एक बेसिक बातें आपको बताया। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैंने आपको 4 स्टेज बताए हैं, उन सभी 4 स्टेज को हम 1 बाय 1 इन कंप्लीट साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस। हम ग्लाइकोलाइसिस में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती है, 10 स्टेप्स में होते हैं, उन 10 स्टेप्स को क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम इसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।